जैसे ही रुचि के पति नरेंद्र का अंतिम संस्कार करके सब लोग घर वापस आए, वैसे ही उसके ससुर दीनानाथ जी ने रुचि के मायके वालों से कहा, भाई हमारे यहाँ तो रहने की इतनी व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। इतना सुनते ही अभी रुचि की शादी को 15 साल ही हुए थे कि अचानक ही एक दिन नरेंद्र का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। रुचि का एक बेटा 8 साल का और बेटी 13 साल की थी। नरेंद्र का अच्छा खासा परिवार था। 3 भाइयों के बीच में नरेंद्र सबसे छोटा था। 2 भाभियां थीं, सास ससुर भरा हुआ परिवार था। रुचि के ससुर दीनानाथ जी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। वो अच्छी खासी 35,000 की पेंशन भी उठाते थे। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था कि अचानक ही एक दिन नरेंद्र की मौत की खबर आती है। पूरा परिवार ही टूट गया था, खास करके रुचि, जिसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। रुचि के मायके वालों को जैसे ही खबर मिली, उसके मायके से भी सब लोग भागते हुए आए। नरेंद्र की तरह ही रुचि के मायके में भी बड़ी फैमिली थी। रुचि भी 2 भाइयों की अकेली बहन थी। रुचि के पापा अपने दोनों बेटों के साथ ही रहते थे। रुचि की माँ जब रुचि छोटी थी तभी गुजर गई थी। 1 घंटे के अंदर में ही रुचि के ससुराल में काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। गांव के, मोहल्ले के, नाते, रिश्तेदार, जिसको जहाँ जैसे खबर मिली वो वैसे ही भागता हुआ आया। रुचि बार बार रो रो कर बेहोश होती जा रही थी। औरतों की भीड़ उसे संभालने में लगी पड़ी थी। उसके आसपास औरतों का जमावड़ा था। सारी तैयारी करने के बाद सब लोग नरेंद्र को लेके चले जाते हैं और इधर औरतों का अपना ही शुरू होता है। रिवाज के अनुसार पति के मरने के बाद औरतों के साथ जो दुर्गति होती है, आज वो सब कुछ रुचि के साथ हो रहा था। रुचि बार बार बेहोश हो ही जा रही थी। उसके दोनों बच्चे अलग ही पड़े आंसू बहाए जा रहे थे। बहुत समझाने के बाद, बार बार बच्चों का मुंह दिखाने के बाद रुचि ने अपने आप को थोड़ा संभाला। वो एकदम सुन्न सी बैठी बार बार अपने बच्चों को निहार रही थी। सुबह से शाम हो गई और शाम को सारे मर्द नरेंद्र का अंतिम संस्कार करके घर आ गए। करीब 1 घंटे बाद ही रुचि के ससुर दीनानाथ जी ने रुचि के मायके वालों से कहा, भाई हमारे घर में तो इतने लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। आप लोग का घर पास में है, आप लोग चले जाइए। जिस दिन ज़रूरत होगी उस दिन आ जाइएगा। दीनानाथ जी के मुंह से ऐसा सुनकर रुचि के दोनों भाइयों ने रुचि को देखा। रुचि फिर से रो पड़ी। उसे अपने ससुर से तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि ऐसे माहौल में भी वो व्यवस्था देख रहे हैं, मेरे घर वालों को भगा रहे हैं। दीनानाथ जी न रुचि के मायके वालों को पसंद करते थे न रुचि को, क्योंकि नरेंद्र और रुचि दोनों ने ही लव मैरिज की थी, जिसके लिए नरेंद्र अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। बस मजबूरी में दीनानाथ और उसका पूरा परिवार बेटे को खोने के डर से रुचि को बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन जब बेटा ही नहीं रहा तो फिर रुचि पर रहम करने की ज़रूरत ही क्या थी उन्हें। दीनानाथ जी की बातें सुनकर रुचि के मायके वाले तुरंत ही चले गए। बेचारी रुचि अकेले ही रह गई अपने नरेंद्र के यादों के सहारे। लेकिन 13वें के दिन जैसे ही ब्राह्मण भोज हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया। उसके बाद दीनानाथ जी ने रुचि के मायके वालों से कहा, भाई जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो आपकी बेटी भी अब यहाँ पर उसका क्या काम। इससे बेहतर होगा कि आप लोग रुचि को अपने साथ ही लेकर चले जाओ, क्योंकि इसके खर्च उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मैं अपनी पेंशन के सहारे इसे अकेले पाल नहीं सकता, क्योंकि मेरी तो खुद की भी दवाइयों के खर्चे होते हैं। दीनानाथ जी के मुंह से ऐसी बातें सुन रुचि की आंखों से झरने की तरह आंसू निकल रहे थे। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि नरेंद्र के जाने के बाद उसका पूरा परिवार उसे इस तरह से पेश आएगा। नरेंद्र के दोनों भाइयों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। कोई भी रुचि की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। दीनानाथ जी की बातें सुन रुचि के दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और दीनानाथ जी से कहा, हम अपनी बहन का खर्चा भी उठा सकते हैं और उसे एक अच्छी ज़िंदगी भी दे सकते हैं। हमें हमारी बहन के लिए किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है। हम खुद अपनी बहन के लिए काफ़ी हैं। उन्होंने रुचि को अपने साथ चलने के लिए कहा। भाइयों की बातें सुनने के बाद रुचि ने जब अपने भाभियों की ओर देखा तो उनके चेहरे पर पति की बातें सुनकर रुचि के लिए ना कोई हमदर्दी थी, ना खुशी थी, ना प्यार था। दोनों ही अपने पतियों को देखी जा रही थीं। भाभियों का चेहरा देखकर रुचि समझ गई कि भैया के फैसले से दोनों ही खुश नहीं हैं। इस समय रुचि के पास पति की मौत का गम मनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। इस समय उसे अपने बच्चों के लिए
खुद के लिए कुछ सोचना था, कुछ करना था। ससुराल वालों की बेरुखी और भाभीियों का रूप देखकर बुरी तरह से टूट गई थी। इधर भाइयों में और दीनानाथ जी में बहस हो रही थी, उधर रुचि अपने आप से लड़ रही थी। और आखिरकार उसने एक फैसला लिया और कहा, भैया मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद और अपने बच्चों का सहारा बनूंगी। बस मुझे आप लोगों के आशीर्वाद की ज़रूरत है। वो तो ठीक है छोटी, तो जो चाहे वो कर, फिलहाल तो तुम अभी हमारे साथ घर चलो, रुचि के भाई ने कहा। तो रुचि ने कहा, नहीं भैया, ना मैं मायके में ही रहूँगी, ना मैं ससुराल में रहूँगी, और ना ही मैं किसी के सहारे रहूँगी। जब मेरा सहारा ही भगवान ने छीन लिया तो फिर मैं दूसरा सहारा क्यों ढूंढूं? आप लोगों ने मुझे इस लायक तो बनाया है कि मैं खुद ही अपने और अपने बच्चों का भविष्य बना सकती हूँ। बस आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। इसी इलाके में, इसी एरिया में आप मेरे लिए एक छोटा सा किराए का घर ढूंढ दीजिए, ताकि मैं कल के कल ही यहाँ से चली जाऊँ। रुचि किसी का सहारा नहीं लेना चाहती थी। उसे पता था कि अगर वो थोड़ा सा भी टूट गई तो उसके भाई उसे ज़बरदस्ती लेके चले जाएंगे। लेकिन भाभीियों का रूप देखकर वो आने वाले कल के माहौल के बारे में समझ गई थी। 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 4 महीने, इसके बाद तो भाभीियों ताना देने से पीछे नहीं रहेंगी। इसलिए एक मुसीबत से निकलकर दूसरे मुसीबत में जाने से तो अच्छा है कि वो एक ही बार सही रास्ता चुन ले और अपने पैरों पर खड़ा होकर इस लायक बन जाए कि वो अपना और अपने बच्चे का पेट पाल सके। वह ससुराल के लोगों को दिखाना चाहती थी कि कैसे उसे किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। ना ही पति के जाने के बाद वो इतना टूट गई है कि अपने बच्चों का पालन नहीं कर सकती। उसने अपना कुछ जमा पूंजी बचा रखा था और उसके पास कुछ गहने भी थे। सारा कुछ लेकर रुचि अगले दिन ही वहीं पास में ही ससुराल से कुछ ही दूरी पर एक किराए के घर में रहने लगी और फिर ट्यूशन की क्लासेस शुरू कर देती है। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, पूरे घर का काम निपटाने के बाद, शाम 4 बजे से रात के 9 बजे तक वो लगातार ट्यूशन कराती थी, जिससे उसकी अच्छी खासी इनकम हो जाती। धीरे धीरे जब रुचि के बच्चे बड़े होने लगे तो रुचि ने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और आज उसकी हालत ऐसी थी कि वो अपने साथ साथ किसी और का भी सहारा बन सकती थी। इतना दुख, इतना तकलीफ देखने के बाद एक बात तो रुचि की समझ में आ गई थी कि किसी ने सही कहा था, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। कीमत रिश्तों की है न परिवार की है, कीमत तो बस पैसों की है। जिसके पास पैसा है उसके पास हर रिश्ता है, जिसके पास पैसा नहीं वो अकेला है, बिल्कुल ही अकेला। एक काल्पनिक कहानी है, इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए।